आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। केंद्रीय बजट 2023 की घोषणाओं के बाद अब सरकार उसे योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय बजट में किए गए घोषणाओं पर पीएम मोदी आज बुनियादी ढांचा और निवेश, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 बजट के बाद के वेबिनार का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे के पूरक है और अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सह प्रमुख मंत्रालय के रूप में डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से प्रमुख मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। वेबिनार को पूर्ण उद्घाटन और समापन सत्रों के प्रारूप में प्रसारित किया जाएगा। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार को 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा। इन ब्रेकआउट सत्रों में बुनियादी ढांचे और निवेश से संबंधित बजट घोषणाओं और आगे की राह पर सुझावों को शामिल किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि 3 ब्रेकआउट सत्रों में ये वेबिनार होगा और पीएम नरेंद्र मोदी इस वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। बजट के बाद जो घोषणाएं उसमें की गई थी उन्हें जनता तक पहुंचाने की अब कोशिश की जा रही है। इसके चलते पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय बजट 2023 की घोषणाओं के बाद सरकार उन्हीं योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट में किए गए घोषणाओं पर पीएम मोदी बुनियादी ढांचा और निवेश के साथ साथ पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। ये सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 बजट के बाद की वेबिनार का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे के पूरक है और अमृतकाल के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सह प्रमुख मंत्रालय के रूप में डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से प्रमुख मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। वेबिनार को पूर्ण उद्घाटन और समापन सत्रों के प्रारूप में प्रसारित किया जाने वाला है। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार को 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाने वाला है। तो दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। सिसोदिया ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड आज पूरी होने वाली है, जिसके बाद सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारियां की हैं और इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बीते रविवार को मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से भी इनकार करते हुए इसके लिए उन्हें निचली कोर्ट में अपील करने को कहा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। आपके पास पूरे वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन आप जमानत के लिए सीधे इस अदालत में आए हैं। हमें इसे यहाँ कैसे मानेंगे? आप अपनी बात हाई कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में हुए हर मामले पर यहाँ का रुख कर लेना उचित नहीं है। तो बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आज सुनवाई होनी है और आज उनकी डिमांड भी पूरी हो रही है। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद सीबीआई को मनीष सिसोदिया की डिमांड मिली थी और आज उनकी डिमांड पूरी हो रही है और उसके बाद आज सुनवाई होनी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इस दौरान केजरीवाल जो है वो भी विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। बीजेपी पर जमकर हमलावर भी वो है और साथ ही साथ
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज जो सुनवाई होनी है, इसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निचली अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। दिल्ली में हुए हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब देश के कई राज्यों पर है। इसी के मद्देनजर केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत आज कर्नाटक से हो रही है। इसके बाद केजरीवाल 5 मार्च को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वो 13 मार्च को राजस्थान और 15 मार्च को मध्य प्रदेश जाएंगे। आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक का कहना है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आपने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली के बाद 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। आपने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आपने तत्कालीन सीएम समेत कई बड़े नेताओं को पराजित किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर कब्जा किया है। आपने आगे कहा कि बीते साल आपने बीजेपी के गढ़ गुजरात में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली और करीब 14% वोट मिले। इसके बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आपने देश भर में अपना विस्तार करने का फैसला किया है, ताकि दिल्ली और पंजाब की तरह पूरे देश के लोगों को केजरीवाल के शासन मॉडल का लाभ मिल सके। आम आदमी पार्टी का लगभग सभी राज्यों में अपना संगठन बन चुका है। इस संगठन को मजबूती देने का काम तेजी से चल रहा है। तो बता दें, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और आने वाले सभी चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने को केजरीवाल तैयार है। इसी के चलते आज वो कर्नाटक दौरे पर है और इसके बाद वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अब जाने वाली हैं। आपको बताते चले कि केजरीवाल को पिछले हुए गुजरात के विधानसभा चुनावों में, गोवा के विधानसभा चुनावों में कई सीटें मिली थी और जिसके बाद से ही वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी और तभी से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा केजरीवाल की पार्टी को मिल गया था। इसी के चलते अब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल जो है अब अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है और केजरीवाल का आज से दौरा शुरू हो गया है। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, राजस्थान जाएंगे और तमाम राज्यों में जाकर के अपनी किस्मत का फैसला आजमाने वाले हैं। देश भर से आए भगवान महाकाल की शरण में वीआईपी श्रद्धालुओं का तांता महाकाल मंदिर में लग रहा है। इसी क्रम में टीम इंडिया के कप्तान रह चुके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने करीब 1.5 घंटे तक मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में भगवान का आशीर्वाद लिया। आरती के बाद दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पंचामृत पूजन अभिषेक किया है। हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले विराट और अनुष्का भक्ति और आध्यात्म के माहौल में रमे हुए नजर आए। विराट ने गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, साथ ही मस्तक पर चंदन का बड़ा त्रिभुवन लगाकर धोती 16 पहने हुए भगवान महाकाल का ध्यान लगाकर बैठे दिखाई दिए। वहीं अनुष्का शर्मा भी साड़ी पहने हुए नजर आई। इस दौरान वे भी महाकाल भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दे रही थी। महाकाल मंदिर से बाहर निकलते समय विराट कोहली ने मीडिया से बात करते हुए जय महाकाल का नारा लगाया, तो वहीं अनुष्का शर्मा ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर बहुत अच्छा लगा। दोनों की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आते चले कि महाकाल के दरबार में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नजर आ रही हैं और हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले दोनों ही कपल आध्यात्म के माहौल में रमे हुए नजर आ रही हैं। विराट के गले में रुद्राक्ष की माला है तो मस्तक पर चंदन का बड़ा सा त्रिभुवन लगाए हुए हैं, धोती 16 पहने हैं और भगवान महाकाल के दरबार में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं अनुष्का भी यहाँ पर नजर आई हैं जो कि साड़ी पहने हुए हैं। इस दौरान वे भी महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं। महाकाल मंदिर से बाहर निकलते समय विराट कोहली ने मीडिया से बात करते हुए जय महाकाल के नारे लगाए, तो वहीं अनुष्का शर्मा ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है।
दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बीते साल भारतीय कफ सिरप पीने से गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की मौत पर अमेरिकी औषधि विभाग की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और गाम्बिया के स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त जांच का मानना है कि गाम्बिया में हुई बच्चों की मौतों और भारत में निर्मित कथित रूप से दूषित कफ सिरप के सेवन के बीच गहरा संबंध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2022 में अलर्ट जारी करके कहा था कि भारत की कंपनी मेडिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा गाम्बिया को आपूर्ति किए जा रहे 4 कफ सिरप की गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप नहीं है और दावा किया जा रहा है कि गाम्बिया में कई बच्चों की मौतों से जुड़ी हुई है। सीडीसी की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जांच मजबूती से कहती हुई है कि हाई एथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल से दूषित दवाओं के गाम्बिया में आयात से बच्चों में AKI किडनी की बीमारी की समस्या हुई। हालांकि WHO ने भी इससे पहले गाम्बिया में हुई मौतों के लिए भारत की दवा को जिम्मेदार माना था, लेकिन अब भारत ने इस बात पर अपना विरोध किया था। तब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते साल 15 दिसंबर को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय WHO को बताया कि अफ्रीका की गाम्बिया में हुई मौतों के संबंध में जांच किसी किस्म की मिलावट नहीं पाई गई है। सिरप की क्वालिटी भी स्टैंडर्ड है। सीडीसी ने WHO की डायरेक्टर रेगुलेशन एंड प्री क्वालिफिकेशन डॉक्टर रोजेरियो गैस्पर को लिखे पत्र में कहा, इन 4 उत्पादों के नमूने मौजूदा नियमों के अनुसार लिए गए थे और परीक्षण के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए थे। सरकारी प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 4 उत्पादों के सभी नियंत्रित नमूने कानूनी निर्देशों के मुताबिक पाए गए। तो आपको बताते चले, इस दौरान अमेरिकी औषधि विभाग की नई रिपोर्ट सामने आई है। गाम्बिया में हुई मौतों को लेकर ये नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि बीमारी की इस दौरान समस्या जो हुई थी, उस समय भारत ने भी विरोध जताया था। तो आपको बताते चले कि एक नई रिपोर्ट इसमें सामने आई है। आपको ये भी बताते चले कि बीते साल भारतीय कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई थी, जिस पर अमेरिकी औषधि विभाग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और गाम्बिया के स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त जांच का मानना है कि गाम्बिया में हुई बच्चों की मौतों और भारत में निर्मित कथित रूप से दूषित कफ सिरप के सेवन के बीच गहरा संबंध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2022 में अलर्ट जारी करके कहा था कि भारत की कंपनी मेडिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा गाम्बिया को आपूर्ति किए जा रहे 4 कफ सिरप की गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप नहीं है और दावा किया कि ये गाम्बिया में कई बच्चों की मौतों से जुड़ी हैं। सीडीसी की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जांच मजबूती से ये बात कहती है कि डाई एथाइन ग्लाइकोल या एथाइलिन ग्लाइकोल से दूषित दवाओं के गाम्बिया में आयात से बच्चों में AKI किडनी की बीमारी की समस्या हुई है। हालांकि WHO ने भी इससे पहले गाम्बिया में हुई मौतों के लिए भारत की दवा को जिम्मेदार माना था, लेकिन तब भी भारत ने इस बात पर अपना विरोध जताया था। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते साल 15 दिसंबर को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय WHO को बताया था कि अफ्रीका की गाम्बिया में हुई मौतों के संबंध में जांच में किसी भी किस्म की मिलावट नहीं पाई गई। सिरप की क्वालिटी स्टैंडर्ड है। सीडीसी ने WHO की डायरेक्टर रेगुलेशन एंड प्री क्वालिफिकेशन डॉक्टर रोजेरियो गैस्पर को एक पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि इन 4 उत्पादों के नमूने मौजूदा नियम के अनुसार लिए गए और परीक्षण के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए। सरकारी प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 4 उत्पादों के सभी नियंत्रित नमूने कानूनी निर्देशों के मुताबिक पाए गए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने एक बार फिर से भारत पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की है। हालांकि उनके सभी आरोपों पर भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया और उसे आईना दिखाने का काम किया। सीमा पुजानी ने कहा कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आज पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता या अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। पिछले एक दशक में जबरन लापता होने पर पाकिस्तान के अपने जांच आयोग को 8,463 शिकायतें मिली। बलूच लोगों ने इस क्रूर नीति का खामियाजा भुगता है। छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समुदाय के नेताओं को नियमित रूप से गायब कर दिया जाता है। कश्मीर को लेकर भी भारत ने पाक को कड़ा जवाब दिया। पुजानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पड़ोसी मुल्क हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा था। ये पाकिस्तान की गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। आतंकी ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कॉलोनी के बगल में रहता था। तो आपको बताते चलें कि इस दौरान जमकर भारत ने खरी खोटी भी सुनाई है और पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया गया है। इस दौरान दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले एक दशक में जबरन लापता होने पर पाकिस्तान के अपने जांच आयोग को 8,463 शिकायतें मिली। बलूच लोगों ने इस क्रूर नीति का खामियाजा भुगता। कहा है भारत की तरफ से कि छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समुदाय के नेताओं को नियमित रूप से गायब कर दिया जाता है। कश्मीर को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। पुजानी का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पड़ोसी मुल्क हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा था। ये पाकिस्तान की गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। आतंकी ओसामा बिन लादेन की भी बात इस दौरान की गई कि पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कॉलोनी के बगल में ही ओसामा बिन लादेन रहता था। तो कांग्रेस नेता और वकील कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शनिवार सुबह उनके घर पहुंची। वकील ने दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी टिप्पणी के कारण उनके घर पुलिस भेजी गई। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री मुझसे डरेंगे। ये मेरी नैतिक जीत है। कौस्तव ने कहा कि वो भविष्य में राज्य प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दावा किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी टिप्पणी के कारण राज्य में शांति भंग हुई है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर यूथ कांग्रेस ने कहा कि वो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज उनके घर भी पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में कौस्तव को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ इस दौरान प्रदर्शन करने की बात कार्यकर्ताओं ने की है। मुंबई के एक फिल्म निदेशक ने ट्विटर और उसके मालिक एलॉन मस्क के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। निदेशक ने मस्क पर राज्य की प्रमुख हस्तियों के खातों के लिए एक नए लेबल या टिक के उनके कंसेप्ट को चुराने का आरोप लगाया है। ट्विटर सामान्य वेरीफाइड अकाउंट के लिए एक ब्लू टिक देता है, लेकिन प्रमुख हस्तियों के लिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक भूरे रंग का टिक असाइन किया जाता है। इस दौरान फिल्म निदेशक ने एक मामला दर्ज करवाया है अंधेरी में, जहां पर शिकायत की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि फिल्म निर्देशक की तरफ से ये जो मामला दर्ज कराया गया है, इसमें कहा गया है
कि चुराया हुआ कंसेप्ट ये एलन मस्क का है। अंधेरी की एक मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी शिकायत दर्ज की है। पत्रकार रूपेश सिंह ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420, 406, 120 बी के तहत और साथ ही साथ कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है। ये शिकायत 1 मार्च को दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में मस्क के अलावा ट्विटर के पूर्व भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी को भी नामजद किया है। शिकायतकर्ता ने इस दौरान आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कि ये जो कंसेप्ट है ये चुराया हुआ कंसेप्ट है। नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए अकाउंट पर भूरे रंग का टिक दिया जाता है और इस पर जांच की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में मस्क के अलावा पूर्व भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी को नामजद किया है। शिकायतकर्ता ने वकील नीरज गुप्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और निर्देशक होने के नाते वो ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं। सिंह ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि ट्विटर पर सभी वेरीफाइड अकाउंट पर नीला निशान लगा होता है, चाहे वे साधारण यूजर हो या राष्ट्राध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण हस्तियां। शिकायत में दावा है कि सिंह ने मई 2022 में यह आइडिया बनाया था कि मशहूर हस्तियों की वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट को अलग रंग का निशान दिया जाए और उसे इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के वॉल पर साझा किया जाना चाहिए। शिकायत में आरोप है कि आरोपी ने सुनियोजित ढंग से और काफी सोच विचार के बाद उनके आइडिया का जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ही महीने बाद अलग अलग रंग के निशान लगाने के उनके विचार के लिए उन्हें श्रेय या पारिश्रमिक दिए बिना ही लागू कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने आपराधिक साजिश के तहत शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की, उन्हें नुकसान पहुंचाया और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी। अदालत 17 मार्च को इस मामले की अब सुनवाई करेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।